मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको मेघ आए पढ़ा रही हूँ, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता है। इस कविता में कवि ने मानवीकरण का प्रयोग किया है। मानवीकरण हम अलंकार वो होते हैं जिसमें हम निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप देकर उसे हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। कवि ने मानवीकरण का उपयोग इसलिए किया है ताकि वो जो बात बताना चाह रहे हैं हमें अपने पाठकों को वो आसानी तक उन तक पहुँच पाए। संपूर्ण कविता जो है प्राकृतिक सौंदर्य पर ही को ही वर्णन करती है। यहाँ बताया गया है कि जब आकाश में काले काले मेघ छाते तो उस समय प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है, लोगों पर जब वर्षा का आगमन होता है, जो लोग काफी समय से वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उन पर क्या प्रभाव होता है वो इस कविता में बताया गया है। ठीक है, तो एक स्टोरी है। यहाँ पर कवि ने कल्पना कर ली है कि यहाँ पर जो उन्होंने तुलना की है कि जो मेघ है, मेघ को उन्होंने गांव का एक गांव को कवि ने कल्पना कर ली कि गांव है और मेघ जो है उस गांव का दामाद है। मेघ को जो दामाद बनाया गया है, दामाद रूपी मेहमान बनाया गया है कवि ने। ठीक है, और वो जो दामाद जो है शहर से गांव में आ रहा है, माने ठंडी जो हवाएं हैं शहर से गांव की आ रही है। ठीक है, बयार जो है, बयार मतलब हवा होता है, जो हवा जो है उसको गांव की युवती के रूप में कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो कवि यहाँ बोल रहे हैं कि मेघ रूपी दामाद जो है गांव में शहर से आया है, और जब वो शहर से गांव में आ रहा है तो उसने बहुत ही सुंदर रूप लिया है। किसने? उस मेघ रूपी दामाद ने। ठीक है, बहुत ही सुंदर रूप लेकर वो जो है गांव में आ रहा है। और जैसे ही इस बात की सूचना हवा रूपी युवती को मिली तो वो बहुत खुश हो गई। उसके मन में भी उस दामाद को देखने की चाह उत्पन्न हो गई। ठीक है, और उसने क्या किया, वो नाचने लगी, गाने लगी, और नाचते गाती हुई जो है उसने ये सारी जो दामाद के आगमन की सूचना जो है गांव में फैलाने लगी। तो जैसे ही लोगों को पता चला कि मेघ रूपी दामाद आने लगा, सब अपने दरवाजे खिड़कियां खोलने लगे और बड़ी उत्सुकता से जो है दामाद को देखने के लिए उत्सुक हो गए। ठीक है, पाहुन जो आए हो गांव में शहर, तो बताया कि ये जो दामाद रूपी, जो मेघ रूपी जो दामाद है, मेहमान जो है वो कहाँ से आया, वो शहर गांव में, जो शहर से गांव में आया। ठीक है, और बहुत ही सुंदर रूप लेकर वो गांव में आया है। अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे ही काले काले मेघ आसमान में छाते हैं तो ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। ठीक है, शीतल हवाएं प्रवाहित होने, तूफान भी चलने लगते हैं, और लोग जो है अपनी गर्मी की उष्णता के कारण दरवाजे खिड़कियां खोल बंद करके रखते हैं। वो ठंडी हवाओं को अपने घर में प्रवेश देने के लिए अब दरवाजे खिड़कियां भी खोलने लगते हैं। और सब लोग जो बड़ी ही देर से प्रतीक्षा कर रहे थे वर्षा होने की, सब जो है उसी मेघ को देखने में लग जाते। इसका आंतरिक मीनिंग यही है। ठीक है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भरी घाघरा उठाए। अब पेड़ जो है, पेड़ की कवि ने कल्पना की है कि जो गांव के जो नागरिक है उससे कवि ने पेड़ों की संज्ञा दी है। ठीक है, उसका मानवीकरण जो है पेड़ के रूप में किया गया है। अब जो पेड़ जो थे गांव में, सब लोग उत्साहित थे, सब लोग चाह रहे हैं कि वो मेघ रूपी दामाद को देखे। सारा गांव जो है उसी रास्ते पर आकर इकट्ठा हो गया जहां से मेघ जो है गांव के अंदर प्रवेश करेगा। तो सब लोग जो अब इतनी भीड़ हो गए है कि बहुत सारे लोग हैं वो मेघ को देख नहीं पा रहे हैं, तो लोग जो है उछल उछल कर, मैंने कूद कूद कर अपने गर्दन को उठाकर जो है उसे देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। आंधी जो है, आंधी को गांव की युवती के रूप में माना गया है। आंधी भी जो है उस मेघ को देखने के लिए मचल उठती है। आंधी ने क्या 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 पहना, आंधी के वस्त्र का यहाँ पर वर्णन कर रहे कवि कि आंधी ने धूल से बना हुआ एक घाघरा पहना है, जो कि काफी बड़ा है और वो और भारी भी है। इसलिए वो मैंने घाघरा को मैंने उठाकर भागती ताकि उसे भागने में कोई असुविधा ना हो। और आंधी भी जो है उसी स्थान में पहुंचना चाहती जहां पर सब लोग खड़े होकर उस मेघ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी चितवन उठी नदी, नदी को भी में ये लिया गया है, किया गया है घूंघट सरकाए। तो जो नदी जो है वो भी जो है जैसे वो वहाँ पहुंचती है और हाँ, तो नदी को भी जब इस बात का मैंने पता चलता है और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है और मैंने उस मेघ रूपी दामाद को दिखती है, तो उस दामाद के रंग रूप को देखकर वो भी ठिठक जाती मतलब क्या, देखो मैं ठिठकना मतलब बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर उसको देखने ही लगती रहती है। ठीक है, और उसी बीच में उसके सर का घूंघट कब खिसक जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। बाकी चितवन मतलब होता है तिरछी नजरों से देखना। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको सुविधा के लिए। ठीक है, तिरछी नजरों से वो देखने लगी। गाँव की जो युवतियाँ होती हैं वो हमेशा घूंघट डाल के रहती है। ठीक है, वो पुरुषों के सामने नहीं आती हैं, तो ना उनकी भी मन में इच्छा थी कि वो उस मेहमान को देखे। तो अब घूंघट भी डला हुआ है, तिरछी नजरों से जो है वो मेघ रूपी दामाद को देखने का प्रयत्न कर रही है और उसे देखने में इतनी मग्न हो जाती है कि
घूंघट जो है उसके सर से क्या होता है, ये हो जाता है, छूट जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो इस तरह से नदी जो है नदी जो है वो मेघ को देख रही है। अब जो बताया गया है कि मेघ आए बड़े बन ठन के, सब लोग देख रहे हैं कि जो मेघ जो है बहुत ही सुंदर रूप लेके बन के सवर के जो यहाँ पर आया है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। तो ये सेकंड पैराग्राफ था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो गांव के जो लोग हैं, जिसे पेड़ों की रूप में मानवीकरण किया गया, सब लोग उछल उछल कर उसे देख रहे हैं और उसी बीच में आंधी भी आती है और आंधी भी जो है उस मेघ रूपी दामाद को देखने में लीन हो जाती है। यहाँ तक कि नदी रूपी जो युवती है वो भी जो है इतनी लीन हो जाती है उस मेघ को देखने के लिए कि उसको पता ही चलता है कि उसके सर का घूंघट कब हट गया है। ठीक है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। अब गांव की परंपरा होती है कि जब भी कोई मेहमान आता है तो गांव का जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो आगे आकर उस मेहमान का स्वागत करता है, उसकी खातिरदारी करता है, फिर उसको गांव के अंदर लेकर आता है। ठीक है, तो यह बूढ़ा जो पीपल है उसे बूढ़े की संज्ञा दी गई है, क्योंकि क्यों दी गई है बूढ़े की संज्ञा, क्योंकि वो पीपल जो है उस गांव में बहुत दिनों से मौजूद है। पीपल का पेड़ जो होता है वो काफ़ी सदियों से, काफ़ी सालों तक जीवित रहता है, इसलिए जो है उसे बूढ़े की संज्ञा यहाँ पर दी गई, बड़े बूढ़ों के रूप में उसे तुलना की गई है। तो जो पीपल जो था, जिसे बूढ़ा बोला गया है, वो आगे आया, जुहार करने लगा, मैंने अभिवादन करने, उसका स्वागत करने लगा। किसका? उस मेघ रूपी दामाद का। बरस बाई सुधी लीन है, और यहाँ पर जो है बरस बहुत दिनों के, सुधी माने खोज खबर लेना। ठीक है, बहुत दिनों के बाद में आपने खोज खबर ली। ये बात कौन बोल रही है? ये बात जो है लता बोल रही है। लता मतलब क्रीपर्स जो होता है, जो लताएं जो होती है, जो दूसरों का सहारा लेके ऊपर बढ़ती हैं, उनको बताया गया है। यहाँ पर कवि ने कल्पना की है जो लता है वो मेघ की पत्नी है। ठीक है, इसलिए वो अपने पति से जो है बोलती है कि इतने दिनों बाद तुमको मेरी याद आई है। बोली अकुलाई हो, शर्माते हुए, अकुलाई मतलब शर्माते हुए, ओट हो किवाड़ की। और कहाँ से बोल रही हम? ओट माने किनारे से, किवाड़ माने दरवाजे, दरवाजे के किनारे पे। अब सब गांव के लोग गांव के सामने तो वो नहीं आ सकती ना, बहुएं तो किसी फटक करने किसी भी के सामने नहीं आती है, तो वो दरवाजे के किनारे से खड़े होकर शर्माते हुए अपने पति से शिकायत करती है कि आपको मेरी याद इतने दिनों के बाद आई है, इतने दिनों के बाद यहाँ पाए। कहने का मतलब है, कवि यही बोलना चाह रहे कि काफ़ी समय से लोग, गाँव के लोग जो लोग थे, वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे थे और इतने दिनों के पश्चात जो है मेघ यहाँ पर वर्षा करने आए हैं। हरसाया ताल लाया पानी परात भरकर। ताल जो है मतलब तालाब होता है, ताल को भी एक व्यक्ति के रूप में यहाँ पर कल्पना किया गया है, इसका मानवीकरण किया गया है। ठीक है, जैसा इसका कहने का मतलब है जो ताल था वो भी बहुत खुश हो गया और वो भी जो है एक परात में पानी भर कर लाया ताकि वो उस मेहमान के पैर धुला सके। अर्थात कहने का मतलब है जब काले काले मेघ छाए और वर्षा होने की संभावना प्रतीत हुई तो जो तालाब था, तालाब भी बहुत खुश हो गया। जो उसे भी यकीन हो गया कि जब वर्षा होगी तो उसके जल से मेरा जो गर्मी के कारण जो पानी सूख गया है फिर से उसमें बढ़ाव आ जाएगा और फिर से मेरे अंदर पानी भर जाएगा। इसलिए जो है वो खुश होकर जो पानी भरकर परात जो है उस तालाब में जो पानी है उसको बोला गया है। ठीक है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। इस तरह से बड़ा ही सुंदर रूप लेकर जो मेघ आता है। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की। क्षितिज माने जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं। अटारी मतलब जो बालकोनी होता है उसको बोला गया है। वहाँ से कुछ लोग देख रहे हैं कि आकाश में जो दामनी मतलब बिजली होता है वो तेज से बिजली चमक रही है और इस बात की सूचना दे रही है कि इस बार तो निश्चित रूप से वर्षा होगी। एक्चुअली होता यह था कि बहुत समय ऐसा हुआ कि मेघ आते थे, छाते थे, लेकिन बिना वर्षा किए ही चले जाते थे। इसलिए कि इस बार क्या है, दामनी जो है बिजली चमक चमक कर इस बात की सूचना दे रही है कि इस बार निश्चित रूप से वर्षा होगी। और ये सब कहाँ पर हो रहा है? अटारी पर खड़े होकर जो है लोग इस बात को देख रहे हैं। क्षमा करो गाढ़ खुल गई अब भरम। कुछ लोग को ये भरम हो गया था कि शायद इस बार भी मेघ ऐसा ही करेगा, हमें धोखा देगा, बिना वर्षा के चला जाएगा। लेकिन जैसे ही बिजली ने चमक कर इस बात की सूचना दी तो लोग बोलने लगे कि आज हमारे मन में जो भ्रम था, तुम्हारे जो संदेह था कि तुम मुझे वर्षा नहीं दोगे, तो लेकिन वो जो भ्रम था वो दूर हो गया, इसलिए वो उससे क्षमा भी मांग रहे हैं। बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ढरके। तो जो इतने इतने दिनों से लोग जो है प्रतीक्षा कर रहे थे मेघ के आने का कि मेघ होगा और हमारे सभी जो कष्ट दूर होंगे, जो बांध उन्होंने जो सब्र का जो बांध था वो आज टूट गया। ठीक है, और आंसू जो है बहने लगे, माने प्रतीक्षा के जो आंसू थे वो बहने लगे। और माने कहने का मतलब है
कि आंसू मिलन किया। और मैं ऐसा लग रहा है कि दामिनी को जो है मेघ की प्रेमिका बोला गया है, ठीक है। अपने प्रेमी से मिलने की प्रतीक्षा में जो उसने आंसू ढलकाए हैं, ठीक है। जो दामिनी जो है अपने मेघ रूपी प्रियतम को देखकर जो है रोने लगती है कि इतने दिनों के बाद से मेरा मिलन जो है अपने प्रियतम से होगा, ठीक है। तो उसका जो सब्र का बांध था वो भी टूट गया। मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। इस तरह से मेघ जो है बहुत ही सुंदर रूप लेके सवर के जो है गाँव में आए हैं, ठीक है। तो इस पैरा का मतलब यह है कि दामिनी जो है, जो मेघ की प्रेमिका है, वो भी, और जो गांव के जो लोग हैं उनके मन में भी जो भ्रम था वो भ्रम दूर हो गया कि इस बार वर्षा, बहुत लोग सोच रहे थे कि वर्षा होगी नहीं क्योंकि हमेशा मेघ ऐसा ही करता है, लेकिन इस बार जो भ्रम था वो टूट गया, दूर हो गया, और लोग जो है बड़ी प्रसन्नता से जो है मेघ के आगमन को स्वीकार करते हैं और उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि इस बार निश्चित रूप से वर्षा होगी। तो ये था आपका मेघ आए। आप सुनिए ध्यान से, वीडियो को देखिए, ठीक है। अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है, मुझे लग सकता है कि कठिन है, यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।